हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी दोस्तों आई हुई है उसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के जितने भी वीडियोस मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके इस सिलेबस में दिए हुए हैं, उन अलग अलग टॉपिक्स पे फ्रेंड्स हमारे वीडियोस आ रहे हैं। अभी तक हमने फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, उन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। और जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा रहेगा फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसका ये पार्ट वन है और एक आएगा पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिकली हम फ्लोरा में डिस्कस करेंगे। फ्लोरा मीन्स जो आपकी पूरी वनस्पति से संबंधित चीज़ें हैं, पेड़ पौधे फ्लावर्स, है ना। तो उन सब जो चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में हम जो फौना के बारे में डिस्कस करेंगे। फौना का मतलब बेसिकली है जो हमारा एनिमल्स के बारे में और उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उन उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वीडियोस हमारे आ रहे हैं, ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं 1 1.5 दिन 2 दिन लेता हूँ इन वीडियोस को बनाने में, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सारी कंप्लीट चीज़ें एक ही वीडियोस में आ जाए। और ये ऐसा नहीं है किसी एक टॉपिक किसी एक बुक से बनाया गया है, बल्कि जो तमाम जो हमारी नेशनल वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, और जो तमाम सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस लेके जो आपके सिलेबस में पूछी जा सकती है, उनको लेके हम दोस्तों आपके लिए ये वीडियोस तैयार करते हैं, जिसमें हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। और ये सारा एफर्ट आप ही लोग के लिए है, ताकि जब आप सक्सेसफुल होंगे और रेलवे में नौकरी पाएंगे तभी हमारा चैनल जो है वाकई हम आपको कुछ दे पाए हैं। हम दिल से आपको एक मतलब हमें एक अच्छा फीलिंग आएगी कि हाँ, आपका रेलवे में नौकरी लग गई है ना। आप CBT 1 क्वालिफाई किए, आप CBT 2 क्वालिफाई किए, जैसा कि आपने 2019 में किया था। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हम बताना चाहते हैं, 2019 में भी हमने तैयारी करवाई थी, और 2019 में हमने ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस लाए थे, और उसमें काफ़ी लोग का सिलेक्शन जो है उसमें वो करीब करीब 80 से 90% जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पूरे पूरे हमारे चैनल से थे। क्योंकि हमारे जो वीडियोस में कंटेंट जो होते हैं वो कंटेंट्स बड़े क्वालिटी वाले होते हैं, डिटेल्ड में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना पार्ट वन। तो फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फौना देखिए, फ्लोरा का मतलब बेसिकली क्या है। फ्लोरा का मतलब होता है जो हमारी जो संबंधित चीज़ें हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे प्लांट्स से, हमारे किससे, प्लांट्स से। ओके फ्रेंड्स, तो ये उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। तो देखिए दोस्तों, फ्लोरा जो है, जो इंडिया का है, वो देखा जाए तो वर्ल्ड में रिचेस्ट में माना जाता है। सबसे अच्छा हमारे यहाँ जो स्पेसीज़ हैं, जो प्लांट की स्पेसीज़ हैं, देखा जाए तो जो हमारे यहाँ प्लांट जिसमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसकी करीब करीब हमारे यहाँ 18,000 स्पेसीज़ हैं, जो कि पूरी दुनिया के करीब करीब 6 से 7% हैं। मतलब पूरी दुनिया में 6 से 7% प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, तो उनमें हमारे यहाँ करीब करीब मतलब जो मतलब पूरी दुनिया का करीब 6 से 7% जो प्लांट स्पीसीज है वो हमारे यहाँ है। अगर नंबर से बात करें तो करीब करीब 18,000 स्पीसीज हमारे यहाँ इनकी पाई जाती हैं, जिसमें फ्लावर्स होते हैं। पूरे प्लांट की स्पीसीज की बात करें तो करीब करीब हमारे यहाँ 50,000 जो है स्पीसीज़ हैं, जिसमें कुछ एंडेमिक्स भी हैं। एंडेमिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी स्पीसीज जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं, भारत के कुछ रीजन में ही पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ओके फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ देखिए जो प्लांट्स रहे हैं, जो वो हमारी मतलब पुराने समय से ही हमारे दवाइयाँ जो बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, उसके लिए भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली था बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे फ्लोरा की। अब हम बात करते हैं हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो आया था, वो उससे पहले था एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। उसी को रिवाइज करके पार्लियामेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 लाया था। ओके फ्रेंड्स, इसका मकसद बेसिकली ये था, इसकी जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको इन्वॉल्व किया जाए हमारे जंगलों को बचाने के लिए और जंगलों को आबाद करने के लिए, जंगलों को डेवलप करने के लिए। ये इसका मेन मोटिव था। फिर जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से ही हमारा एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था 1990 में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 का मकसद क्या था कि जो पूरा इंडिया का जो एक कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है,
उसका करीब करीब 33% जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर में होना चाहिए। इट मीन्स 100 में से 33% जो है हमें, जो हमारे पास जंगल और ट्री, इनको मिला के 33% जो है हमारा होना चाहिए। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोल यही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, एक होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिए ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में आता है। इसको 1986 में क्रिएट किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ओके फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन बेसिकली है फॉरेस्ट रिसर्च करना और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको स्टेट्स को बताना और तो जो अदर एजेंसीज़ हैं उसमें ट्रांसफ़र करना ताकि वो भी फॉरेस्ट में रिसर्च कर सकें। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेस्ट में रिसर्च करता है। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो 9 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और 4 जो है एडवांस रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि रिसर्चेस करते हैं तमाम फॉरेस्ट से संबंधित, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो रिसर्चें होती हैं वो ये इंस्टीट्यूट्स करते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी एग्जाम में इनके लोकेशन पूछ लिया जाता है, काफ़ी साल इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए जैसे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे इंपॉर्टेंट देहरादून में है, 1906 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। फिर आता है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में हुआ था 1977 में। फिर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये आया था हैदराबाद में 2012 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर में है, 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये दोस्तों रांची में है, 1993 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेंगलोर में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1938 में हुआ था। फिर बात करते हैं रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोरहट आसाम में, 1988 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, 1988 में। एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर बम्बू एंड रतन एजवाल में है, 2004 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इसका छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, 1995 में इसका हुआ था। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये दोस्तों अपना प्रयागराज में है, 1992 में हुआ था। और लास्ट है सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड एंड एक्सटेंशन, ये अगरतला में था 2013 में। तो ये जो है 4 जो है ना ये एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जो है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके फ्रेंड्स, अब आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों देहरादून में ही है। ये भी फॉरेस्ट के सर्वे करता है, उसकी स्टडी करता है और काफ़ी रिसर्चेज भी करता है। मेन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट देता है और वो फॉरेस्ट रिपोर्ट कैसे देता है? बेसिकली रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डेटा जो होती है ना उनसे इनकी हेल्प से ये एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सेटेलाइट डेटा से निकलेगा फॉरेस्ट, भाई जंगल में जाके वो फीचर्स नहीं नापेंगे कि कितना जंगल किसी कहाँ पे क्या है, वो तो बेसिकली सेटेलाइट डेटा से ही होगा। तो अभी ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये करीब करीब 1987 से जो है वो रिपोर्ट अपनी दे रहा है और हर 2 साल में रिपोर्ट देता है। ये है हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अभी देखिए 2023 में रिपोर्ट आनी थी जो कि अभी नहीं आई है, वो लेट है अभी करंट स्टेटस के हिसाब से। तो अभी जो ताज़ा जो मान सकते हैं जो रिपोर्ट है वो 2021 की है। 2021 के हिसाब से जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के वो करीब करीब कितना है 24.62% है हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के। ठीक है, ये जो 2021 की दोस्तों रिपोर्ट है 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। अगर हम केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो करीब करीब कितना है 21.71%, जो कि आता है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज बात करें तो 21.71% जो है हमारे पूरे इंडिया के एरिया के हिसाब से। और जो ट्री कवर है वो कितना है 2.91%। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा ये 24.62%। ओके फ्रेंड्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट जानते हैं ग्रीन इंडिया मिशन होता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि स्टेट्स और
जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि एफॉरेस्टेशन हो सके और ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाए सकें, ताकि जंगल का जो एरिया है वो हमारे 33% टारगेट है ना, हम वहाँ के नज़दीक पहुँच सकें। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में था कि 33% होना चाहिए, अभी हम कितना है 24.62%, तो करीब करीब अभी हम 9% करीब करीब जो है 8.5% करीब पीछे हैं। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर टॉप 5 में महाराष्ट्र आता है। ठीक है, 5 टॉप 5 में। परसेंटेज बात करें दोस्तों तो परसेंटेज में मिजोरम टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ज़्यादातर जो है हमारे कितने हैं ये परसेंटेज में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ ही हैं। अब बात करें जो 33% का टारगेट है ना, कितने स्टेट्स जो है वो 33% से ऊपर है, तो ऐसे जो है हमारे 17 इंडियन स्टेट्स हैं जिनका जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% से ऊपर है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम सिटी की बात करें तो मैक्सिमम गेन फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, उसके बाद दिल्ली में, और अहमदाबाद और बेंगलुरु में फॉरेस्ट कवर घटा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात है अगर हम इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें तो। कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर, तो वो है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। ओके फ्रेंड, यहाँ इंक्रीज़ हुआ है सबसे ज़्यादा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो देखिए, तीन फॉरेस्ट, चार बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक होता है मॉडरेट फॉरेस्ट, एक होता है ओपन फॉरेस्ट, एक होता है स्क्रब। तो इनको बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया है, जहाँ पे ट्री की कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ऊपर होती है तो उसे बोलते हैं वेरी डेंस। कैनोपी दोस्तों जानते हैं, देखिए आपने देखा होगा जैसे लैंड है ना, कैनोपी का मतलब यह है जो पूरा जो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको दिखेगा घना जंगल। वो कैनोपी मतलब जो पेड़ आपस में होते हैं ना, पेड़, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं कितना डेंस है ये ऊपर, कैनोपी बोलते हैं इसे, मतलब जो पूरा पेड़ का जो छत समझ लीजिए, पेड़ों की छत बन जाती है, वो छत बहुत डेंस होती है। तो अगर 70% से ज़्यादा जो है वो डेंस है तो उसे बोलते हैं वेरी डेंस। अगर वो 40 से 70% के बीच में है कैनोपी डेंसिटी तो उसे बोलते हैं मॉडरेटली डेंस। अगर वो 10% और 40% के बीच में है तो उसे बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, और 10% से भी नीचे है तो उसे बोलते हैं स्क्रब। जहाँ पे स्क्रब बेसिकली जानते हैं ना, जहाँ पे कांटे वाटे होते हैं, मतलब बेसिकली वो फॉरेस्ट नहीं होता, वो स्क्रब ही होता है एक तरीके से है। तो जहाँ पे कटबीले पेड़ होते हैं ना, समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए वेरी डेंस ये है, आप वो ऐसे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मॉडरेटरी डेंस है, ये थोड़ा सा ओपन है, और यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, मैं भी आगे बताऊँगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ डेटा देख लीजिए, दोहा की का डेटा है, उसमें देखिए वेरी डेंस में कितना परसेंट है, 3%। मॉडरेटरी डेंस में कितना है, 9.33%। ओपन में कितना है, 9.34%। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हुआ, 21.71%। ट्री कवर कितना है, 2.91%। तो टोटल हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना हो गया, 24.62%। स्क्रब हमारा कितना है, 1.42, और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, 76.87। ओके फ्रेंड्स, कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो उनके जो हिल एरिया के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो एरिया है उसका 40.17% जो है हमारा उसमें फॉरेस्ट कवर आता है। ठीक है, उसी तरह ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में जो फॉरेस्ट कवर है वो वहाँ की एरिया का 37.53% है, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे 64.66% है वहाँ की एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोस्तों जो है वो अभी हमारा 24.62% है, और हमारा होना कितना चाहिए, 33%। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा टारगेट है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ जो है जो फॉरेस्ट इंडिया में है। देखिए, एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर हिमालयन फॉरेस्ट, और फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये दोस्तों एनसीईआरटी से लिया गया है, बिकॉज आपका सिलेबस एनसीईआरटी वाला ही है। ट्रॉपिकल का मतलब बताएंगे ना, ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है वो एरिया जहाँ पे 24 डिग्री से ऊपर लगभग टेम्परेचर पड़ता हो, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल। अभी आपको बताएंगे आपको। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो है ना वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे हमारा जो वेस्टर्न घाट होता है, इसका वेस्टर्न स्लोप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल अच्छी है। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ होते हैं, देखिए
इबोनी होता है, रोजवुड होता है, महगोनी होता है, रबर होता है सिंचोना होता है ना। तो ये सब जो है वहाँ पे ट्रीज होते हैं। देखिए ये हमारा है जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपका है, इसे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, हार्ड ग्रीन, जो हार्ड ग्रीन दिख रहा है आपको, ये सब बेसिकली क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है ना वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही हैं, जिनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली बारिश की वजह से जो जंगल होते हैं ना जब मेन बारिश पे ही डिपेंड करते हैं वो जंगल्स, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देखिए इनके दो पार्ट होते हैं, एक वेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होगी वहाँ पे होगा वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। बेसिकली रेनफॉल जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है वो होता है वेट। जहाँ पर रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है उसे बोलते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है, देखिए जो हमारा कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है और वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है। देखिए वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ होता है वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ होता है, जैसे कि हमारा पेनिनसुला प्लेटू है, प्लेन एरिया है यूपी बिहार का, वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। वेट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि टीक है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है, मलबरी है, ये सब वेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ड्राई में कौन कौन सा पाया जाता है, बेसिकली जैसे टीक है, साल, पीपल, नीम, बबूल, ब्लैकबेरी, ये सब बेसिकली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो जहाँ पे रेनफॉल 70 से भी कम होती है ना तो उसको बोलते हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होता है। थॉर्न का मतलब जहाँ कांटे हों, ऐसे फॉरेस्ट जिसमें कांटे होते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। बेसिकली राजस्थान वगैरह में होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट यूपी और हरियाणा में भी होता है ऐसे। जैसे कैक्टस है, कैश्यू है, डेट्स है, अकाकिया ट्री है, देखिए इन सब में कांटे होते हैं ना, तो यहाँ पे होता है बेसिकली ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब जो हिमालय में भी कुछ फॉरेस्ट होते हैं, तो हिमालय का जो वेजिटेशन होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए अगर 1,000 मीटर से लेके 2,000 मीटर तक हाइट होगी तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हिमालयन वेट फॉरेस्ट। तो उसमें से आता है आपका साल, पाइन, ओक, चेस्टनट, है ना, वो सब हिमालयन वेट फॉरेस्ट में आते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में क्या आता है, बेसिकली देखिए जहाँ पे हाइट थोड़ी बढ़ गई, मान लीजिए 1,500 से 3,000 मीटर हो गई, तो वहाँ पे होता है कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जैसे पाइन, दियोदर, सिल्वर, फिर, स्प्रूस, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे ज़्यादातर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर अल्पाइन थोड़ा सा और हाइट ऊपर आपकी बढ़ी, माने 3600 मीटर से आप ऊपर चले गए तो वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट वेजिटेशन बोलते हैं, जैसे सिल्वर, फिर पाइन्स, ज्यूनिपर्स, ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे हाई एल्टीट्यूड पे क्या पाया जाता है, टुंड्रा। तो बेसिकली अगर हाइट की आप बात करें तो अगर आप अगर मान लीजिए आप हाइट पे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे समझिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले सबसे नीचे आएगा आपका हिमालयन वेट फॉरेस्ट, फिर कॉनीफेरस फॉरेस्ट, फिर अल्पाइन और सबसे ऊपर आएगा टुंड्रा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हिमालयन फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो वेजिटेशन एरिया, जैसे हमने बोला ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, ठीक है, तो जहाँ पे लगभग टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है ना उसे बोलते हैं अल्पाइन ट्रॉपिकल। फिर सब ट्रॉपिकल क्या होता है, 17 से 24 के बीच की में। फिर टेम्परेट 7 से 17 के बीच में, और सबसे कम टेम्परेचर जहाँ होता है उसे बोलते हैं अल्पाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, माउंटेन फॉरेस्ट में जो अल्पाइन होता है वो 3600 मीटर से ऊपर जब जाएंगे तो अल्पाइन होता है। बेसिकली आप जानते हैं ना कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो इसीलिए अल्पाइन फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव जो है ज़्यादा कोस्टल एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे समंदर, बगल में समंदर हो। जैसे कुछ जगह ये तो कोस्टल एरिया में तो पाया जाता है, कुछ जगह जो हमारी साउथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी ना, वहाँ पर जो डेल्टा फॉर्म करते हैं, जहाँ डेल्टा समझते हैं ना, जहाँ पे समंदर के पास जो डेल्टा फॉर्म होता है ना, तो उस जगह भी जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं, जो कि वहाँ पर सुंदरबन है, जंगल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो ऑक्सीजन का जो जनरेशन होता है वो तो वाकई बहुत अच्छा है। और जो हमारा इंडिया का मैंग्रोव कवर है वो लगभग इंडिया के पूरे एरिया का 0.15% है हमारा मैंग्रोव्स। सुंदरबन जो है ये दुनिया का पहला मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ध्यान रखिएगा।
जिसको विच वाज ब्रॉट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट लोग उसको मैनेज करते हैं 1892 से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है ये देखिए दोस्तों, मैंग्रोव का जो असेसमेंट हुआ था 2021 के स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो अगर आप देखेंगे ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, देखिए वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, गुजरात में है। दो बड़े बड़े फिगर देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल गुजरात हो गया। उसके बाद कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश है ना, गुजरात, यहाँ पे काफ़ी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अब जो हमारी कुछ जो फ्लोरा है उनके कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ देख लीजिए, जैसे सालवुड होता है ना, जो रेलवे की स्लीपर होती है वो सालवुड की बनी होती है। फिर वेलो और मलबरी वुड की स्पोर्टिंग जो जो खेल में जो सामान यूज होते हैं लकड़ियाँ, उसमें ये विलो और मलबरी के लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। सर्पगंधा जो है ये ब्लड प्रेशर को कम ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इंडिया में पाया जाता है। अर्जुन ट्री जो है ये कान का दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तुलसी जानते ही हैं, आपको ठंडी उंडी लग गई थी, खांसी वासी आती है, तुलसी काफ़ी यूज़फुल होती है। कचना ट्री जो होता है ये अस्थमा और अल्सर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था आपका फ्लोरा एंड फाना का पार्ट 1। तो इसमें बेसिकली हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है फ्लोरा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहीं पे पड़ता है हमारी नेशनल अकेडमी, जो फॉरेस्ट की नेशनल अकेडमी है। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना यहाँ पे, यहीं देहरादून में, तो यहीं पर इसी के कैंपस में एक नेशनल एकेडमी है जहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी ट्रेनिंग होती है। ओके, नेशनल एकेडमी है जहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी ट्रेनिंग होती है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा था पार्ट 1, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया फ्लोरा के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फौना के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे करते करते हम आपके सारे वीडियोस लाएंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, और ऐसा कंटेंट लाएंगे कि आपको दिल से ही अच्छा लगेगा। हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको कैसा लगा, आपके कमेंट से ही आपको पता लग जाएगा। और दिल से मैं बता रहा हूँ, जिनको इस वीडियोस में क्वालिटी कंटेंट लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट्स करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा। और जो कई लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे ना, हमारा ऐसा मकसद है कि जब हम पूरे सिलेबस जनरल अवेयरनेस से कवर करवा लेंगे तो हम एक जो है पीडीएफ ले आएंगे। पीडीएफ में बेसिकली हम एक बुक टाइप की ले आएंगे, ताकि हम आप लोग को आसानी से उसको दे सकें, ठीक है। तो उससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। 1-1.5 महीने की बात है, जब तक आपका ये फॉर्म चल रहा है उसके मतलब 15-20 दिन या 1 महीने तक हम इस पूरे सिलेबस को ही ख़त्म करवा देंगे, ताकि आप बस प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए, और हम क्वेश्चन लाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।